मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज शिवम पांडे। टुडे आई कम बैक विद माय न्यू सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे बेसिकली सोशल साइंस का एक चैप्टर करेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए आप मेरे साथ बोर्ड पे चलिए और साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। नेशनलिज्म, the first period expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. The political and constitution political and the constitutional changes that came in the in that internal customs, internal customs duties and dues were abolished and uniform system of uniform system of weight and measures adopted. Weight and measures adopted. आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए चलते हैं बोर्ड पे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि यूरोप में नेशनलिज्म का बेसिकली इंट्रोडक्शन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ था। सबसे बड़ी जो क्रांति हुई थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हुई थी। यहीं से पूरे यूरोप में एक नेशनलिज्म की बात स्टार्ट हुई थी और एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे एक मूवमेंट के रूप में एक तरीके से स्टैब्लिश हुआ था। तो चलिए आपसे सबसे पहले जानेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या लिखा है। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 79. The first clear expression of the nationalism came with the French Revolution in 1789. सबसे पहले क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ एक मूवमेंट जो कि 1789 में कहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरे यूरोप को जिसने एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो फ्रेंच में स्टार्ट हुआ था एज अ रिवॉल्यूशन की फॉर्म में यूरोप में। उसके बाद क्या हुआ, द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन दैट एरा। उसके बाद क्या हुआ, इस रिवॉल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आए जो कि वहाँ की पूरी
सिस्टम को वो चेंज करने वाले थे, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने वाले थे, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चेंज करने वाले थे। एंड ओवरऑल उनका इम्पैक्ट सभी पे होने वाला था, क्योंकि अगर कोई भी चेंजेस होंगी कंट्री में तो उसका इम्पैक्ट आप सभी पे होगा। तो वहाँ पे पूरे यूरोप में उसका इम्पैक्ट दिखने वाला था। एंड इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स अडॉप्टेड। वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत सारे हमारे कस्टम ड्यूटीज जो थे इंटरनल, उसको हटा दिया गया था और वहाँ पे एक नया वेट एंड मेजर्स का तरीका आया था। तो बेसिकली क्या था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ जिसने पूरे यूरोप में एक नेशनलिज्म की बात को क्या किया, इनकरेज किया, लोगों के दिमाग में एक नेशनलिज्म भी कुछ होता है ये चीज उनके माइंड में लाया। और ये इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ जिसने आगे जाके पूरे यूरोप को बदला। तो चलिए हम आगे और जानेंगे कि और क्या क्या चेंजेस हुए। चलिए चलते हैं बोर्ड पे और देखेंगे अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में नेशनलिज्म की बात हो रही थी, सबसे पहले हमने जाना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जो 1789 में स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में एक तरीके से क्या हुआ कि एक रिवॉल्यूशन चेंजेस होने स्टार्ट हो गए। तब हम चलते हैं कि जानेंगे कि
किस तरीके से नेशनलिज्म को वहाँ पे बढ़ावा दिया गया, किस तरीके से वो चीजें इंक्रीज हुई जो आगे चल के एक रिवॉल्यूशन की फॉर्म में स्टैब्लिश हुई। तो हमारा पहला टॉपिक है, इन जर्मनी इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचेस एंड कैंटून्स फॉर रूल देयर टेरिटरीज। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में बेसिकली क्या था, वो अलग अलग किंगडम में डिवाइड थे, और जिनकी वजह से क्या था, वहाँ पे अलग अलग किंगडम्स में उन पे कौन कौन रूल करता था, अलग अलग डच एंड कैंटून्स लोग वहाँ पे अलग अलग टेरिटरीज में रूल करते थे। बेसिकली क्या था, जर्मनी और स्विट्जरलैंड और इटली अलग अलग टेरिटरी में डिवाइड था, वहाँ पे कौन कौन रूल करते थे, जो डच लोग थे और कैंटून्स लोग थे, वो अपनी अपनी टेरिटरी के अलोंग साइड वो क्या करते थे, रूल करते थे, उनका वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन था ओवरऑल। द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, और जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो बेसिकली कहाँ पे रूल करता था, ऑस्ट्रिया और हंगरी पे। एंड बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप ऑल्सो लिव द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर। उसके अलावा इन लोगों के अलावा वहाँ पे अलग तीन ग्रुप थे जो उनकी टेरिटरी अपनी अपनी टेरिटरी में वहाँ पे रूल करते थे। बेसिकली क्या था कि इटली, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी में डचेस और कैंटून्स लोग रूल करते थे, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर था वो रूल करता था, और बाकी जगहों पे अलग तीन ग्रुप और थे जो वहाँ पे रूल करते थे। तो बेसिकली क्या था कि वहाँ पे एक किंगडम अपनी अपनी टेरिटरी में हर राजा अपनी किंगडम को बचाने के लिए फाइट कर रहा था, और इसको लेकर वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ कि नहीं, हमें इस किंगडम को चेंजेस करने हैं या इसको अपने अकॉर्डिंग पीपल फ्रेंडली बनाना है, लोगों के अकॉर्डिंग बनाना है कि जिससे उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, सबको सही फ्रीडम मिले और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इसके लिए वहाँ पे चेंजेस शुरू हो गए थे यूरोप में, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ। उसके बाद वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब जैसे ही अपने पीक पे पहुंचा तो वहाँ पे क्या हुआ, एक नई बात स्टार्ट हुई, क्या, नेशनलिज्म की बात होने लगी। तो नेशनलिज्म की जब बात स्टार्ट हुई तो वहाँ पे अलग अलग जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड वहाँ पे अलग अलग लोग रूल करते थे अलग अलग टेरिटरीज में, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हुआ। उनके जो किंगडम थे वो राजा आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानते थे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी सबको बैलेंस करके वहाँ पे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और वो आगे जाके एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन के रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ। तो ये हमने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, और पढ़ा हमने नेशनलिज्म, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बाकी की चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए हम आज के लिए ये लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। आई होप यू लाइक द सेशन, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। ये चैनल आपके लिए, एंड डू शेयर मैक्सिमम। That's all for today. Thank you so much.